गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ पोप को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का जैसे कि हमारे सामने नाम दिख रहा है, चैप्टर 5 द एज ऑफ पोप और द अर्ली 18th सेंचुरी। So this is an age which is called as an age of prose and region. This is also known as classical age. तो इससे पहले हमने पढ़ा द एज ऑफ ड्राइडेन, जिसे हम लोग सूडो क्लासिक्स, अ काइंड ऑफ स्लैम क्लासिक, नियो क्लासिक और बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन ये जो एज है दैट इज परफेक्टली कॉल्ड एज क्लासिकल एज, द रियल क्लासिकल एज। मैथ्यू अर्नोल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक एंड राइटर पोएट, उन्होंने इस एज को कहा था द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, बिकॉज हेयर द पोएट्री फॉर्म एक्चुअली took the form of prose and now the prose was being used, means the poetry has taken the form of prose and that prose or the medium of literature was used for emancipation of the society में नए करेक्शंस लाने के लिए, मोरालिटी और एथिक्स पे काम करने के लिए, सोसाइटी अच्छी हो उस चीज पे फोकस करने के लिए लिटरेचर का इस्तेमाल होने लगा। एंड दिस वे द पीपल हु फॉलोड ancient classical writers like Iliad, Homer and many more. So जो भी बड़े बड़े राइटर्स थे, जो भी ग्रेट ग्रीको रोमन राइटर्स थे, उन्होंने उन लोगों को इन्होंने फॉलो किया। इनका मानना था कि जो भी चीजें डिस्कवर होनी थी, जो भी चीजें लिखी जानी थी, वो ऑलमोस्ट लिखा जा चुका है, मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी कवर्ड है। व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ओनली क्रिएट इट इन अ न्यू फॉर्म। तो ये चीज हम लोग बस कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में हमने बोला कि इन्होंने इस एज को क्या बोला, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंग्लिश प्रोज है वो एक अपने ट्राइम्फ पे था, वो एक अपनी हाइट पे था। इस समय में नए इंटरेस्ट जो है इस समय राइज होते हैं, पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस पे डिस्कशंस लोग मतलब करते हैं। जिस तरह से चीजें बदल रही थी तो कहीं ना कहीं लिटरेचर का फॉर्म भी बदल रहा था। अब लिटरेचर जो है वो प्रोपोगेट हो रहा था पैम्पलेट्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, बिकॉज दिस वाज द एज जहां पे लोग क्लासिकल हुए जाते। क्लासिकल इन द सेंस, जब हम लिटरेचर में क्लासिक की बात करते हैं तो क्लासिक्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं लिटरेचर को रूल बाउंडेड कहते हैं, मीन्स दे फाउंड लिटरेचर टू बी रूल बाउंडेड, मतलब लिटरेचर के एक अपने नियम कायदे कानून है। तो यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स रेगुलेशंस एंड द एथिक्स ऑफ लिटरेचर। सेकेंडली कि यहाँ पे लोग इमोशनल एंड जो सेंटिमेंटल चीजें हैं उस पर फोकस ना करके एक ऑब्जेक्टिव व्यू रखते हैं, व्हाट शुड बी द सोसाइटी लाइक एंड क्या क्या चीजें सही है सोसाइटी के लिए, लोग उन सभी चीजों पे फोकस करते हैं। थर्डली हम ये कह सकते हैं कि देयर बिकम अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल लाइफ टू अर्बन लाइफ। तो अर्बन लाइफ पे फोकस होता है, चीजें नई नई आती हैं और चीजों को हम नए वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने बोला इससे पहले कि ये लोग एंशिएंट जो ग्रीको रोमन जो भी एक राइटर जो थे, जो एक पुराने समय के जो एक वेल नोन राइटर थे, कैनोनिकल राइटर्स थे, जैसे कि शेक्सपियर, you can take example of Milton, you can take example of Geoffrey Chaucer, Homer. So these were the ancient Greco-Roman जिन्हें ये क्लासिक्स मानते हैं और जिन्हें ये अपना रोल मॉडल मानते हैं। They used to say that इन्होंने जो भी चीजें लिख दी है that is enough, what we can do that we can present the same thing in a new manner। तो ये सारी चीजें हुई। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पैम्पलेट का आना, मैगजीन का आना, न्यूज़पेपर का आना, तो एक प्रोज का डेवलपमेंट इस एज में होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। और ये डेवलपमेंट इतना रैपिड है और काफी एक स्पीड पेस के साथ शुरू होता है और पोएट्री जो है पोएटिक फॉर्म का रूप ले चुका है। तो इस समय के जो ग्रेट राइटर्स हैं वो आपको नाम याद रखना चाहिए, स्टील, एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डिफो, गिबन एंड बर्के। सो दीज आर द ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस एज। तो पोएट्री, जैसा मैंने बोला, पोएट्री इटसेल्फ become prosaic, for it is not used for creative work of imagination but for ethical essays, for satires and for criticism। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एज था जिसमें पोएट्री प्रोजेक फॉर्म ले चुका था
अब प्रोजेइक फॉर्म लेने का एक रीजन ये है कि पोइट्री जो है ऐसा कंसीडर किया जाता है कि पोइट्री इज अ फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, और जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको डिफाइन किया है कि एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग है जिसको हम लोग एक शांत मन में कलेक्ट करके उस चीज को एक्सप्रेस करने की बात है, जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, जो पैशंस हैं, उन चीजों को एक्सप्रेस करने का जरिया है पोइट्री। बट इन दिस एज पोइट्री इज नॉट यूज फॉर flight of imagination, creativity and what you can say self expression। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, बट पोइट्री जो है यूज किया जाता है एक क्रिटिसिज्म के लिए, सटायरिज्म के लिए, लोगों में मोरालिटी की भावना को जगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सटायरिकल अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच है, इथिकल अप्रोच है। तो जब भी कोई पोइट्री है, जब भी कोई भी जो लिटरेरी क्रिएशन है, अगर उसका टर्न जो होगा क्रिटिकल हो जाएगा, सटायरिकल हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पोइट्री अपने आप प्रोजेइक फॉर्म ले लेती है। सो दिस इज व्हाट इज फाउंड इन दिस काइंड ऑफ पोइट्री। तो जो पर्पस है पोइट्री का, वो इस पर्पस के लिए प्रॉपरली सूट नहीं करता है, तो सो इट्स ऑटोमेटिक कि वो चीज अपने आप फॉर्म ले लेगा प्रोज का। हम देखते हैं कि इस समय की जो पोइट्रीज है वो काफी रिफाइंड है, काफी पॉलिश्ड है, काफी मतलब बेल टोन्ड है, गुड यूज ऑफ कंसेप्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर डिक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड इट विल लैक फायर, पैशन, इंथुजियाज्म, और जो कि एक पोइट्री का जो प्रॉपर क्वालिटीज होता है वो आपको मिसिंग मिलेगा। बिकॉज द थिंग इज दैट इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ पोएम, और एक्चुअल जो सेंस है पोइट्री का, जो एक्चुअल जो इथिक, जो इसेंस है पोइट्री का, वो यहाँ पे मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई यू विल सी दैट। तो यहाँ पे इमेजिनेशन की जगह पे जो है लोग रियलिज्म है, बिट है, कॉमन सेंस है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे कि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होती हैं। इंटेलेक्चुअलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रेशनैलिटी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम क्वालिटी है इस समय की पोइट्री की में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पोइट्रीज ऑफ द एज ऑफ पोप और द क्लासिकल एज और द अर्ली 18th एज, तो आप बोलेंगे कि दिस द काइंड ऑफ पोइट्री रिटन इन दिस एज इज प्रोजेइक इन नेचर, इट इज यूज्ड फॉर इथिकल एसेज, satires, critics, for ethics, for spreading ethics and morality. These kinds of poetry is very polished, very refined. in poetry की diction काफी proper है, proper use of conceit है, एक प्रॉपर कोरिलेशन देखने को मिलेगा। बट ऑन द सेकेंड हैंड इट लैक्स फायर, पैशन, इमेजिनेशन, इंथुजियाज्म, द क्वालिटीज, द प्रॉपर क्वालिटीज ऑफ पोएट्री इट लैक्स। इसके बाद आपको इनमें रियलिज्म, बीट, कॉमन सेंस देखने को मिलेगा, इमेजिनेशन की मतलब अगेंस्ट में ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेशनैलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, रियलिज्म, तो ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है। अब जैसे हैं पोएट आर गाइडेड बाय कोल्ड रीजन, नॉट बाय फाइन मैडनेस। तो एक मैडनेस देखने को मिलता था जब आप एस टी कॉलरेज के पोएट्रीज को पढ़ेंगे, तो वो बोलता था कि यू हैव टू डेल्व योरसेल्फ इनटू सम काइंड ऑफ मैडनेस, सम फैंसनेस, और वो मैडनेस से, वो एक दीवानापन से यू विल गेट टू राइट समथिंग न्यू। मींस आप जब खुद के बस में नहीं होते ना, तब आप पोएट्री लिखते हो। बट दिस पोएट्स आर वेरी मच गाइडेड बाय देयर ओन सेंस, वो अपने पूरे कंसेंस में आके चीजों को लिखते हैं। एंड दैट इज व्हाट दे मींस, दैट इज व्हाट दे प्रोपोगेट। सो द एज ऑफ क्लासिकल और द क्लासिसिज्म ऑफ द एज चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो क्लासिकल एज का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में। तो क्लासिकल एज के बारे में बेसिकली हम लोगों ने जाना कि क्या था, क्या नहीं था। हम लोग इसको थोड़ी देर बाद स्टडी कर लेंगे फिर से, हालांकि हमने इस चीज को पढ़ा है। तो नाउ कमिंग टू अलेक्जेंडर पोप, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस एज, और अलेक्जेंडर पोप इज कैन बी कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एज ऑफ क्लासिसिज्म। तो अलेक्जेंडर पोप का जन्म जो है 1688 लंदन में हुआ था। तो एज अ पर्सन व्हेन ही वाज चाइल्ड, ही वाज वेरी बिग, ही वाज वेरी
सिक, वो बहुत कमजोर थे, डिफॉर्म थे, प्रॉपर उनका जो है हेल्थ नहीं था. He wanted to join army at that time, but because of his deformed shape, he was not able to join the army. Even he wanted to get some good job so that he can live a very peaceful life, but he was unable to do so. And even many a time he faced many challenges from the society. तो society उसके लिए काफी favorable नहीं रहा. तो that was the reason he became very resented, he became very angst of the society. तो society से उसका मतलब एक दूर सा रहने लगा, वो थोड़ा रिजर्व सा रहने लगा. And maybe this can be the reason of his satirical poetry. So देखते हैं क्या है. तो वो एक रोमन कैथोलिक थे और उस कारण से उन्हें एक प्रॉपर मतलब स्कूल एजुकेशन भी नहीं मिला, जबकि वो पढ़ने की में काफी इंटरेस्टेड थे. वो चाहते थे कि वो एक जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब उनको मिले और गवर्नमेंट जॉब की उनकी काफी इच्छा थी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस ही वाज नॉट एबल टू गेट द जॉब. फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका लाइफ जो था वो काफी फ्रस्ट्रेशन, क्यूरलसम, एंजाइटीज, वरीज से भरा पड़ा था. उनकी पढ़ाई जो है घर पे ही हुई और उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया जब वो एक बच्चे ही सिर्फ थे. बहुत जल्द हम देखते हैं कि वो बहुत जल्द जो है अपना नेम एंड फेम हासिल करते हैं. एंड ही बिल्ड अ होम एट ट्विंकनहम. ट्विंकनहम एक बहुत अच्छे फेमस प्लेस है जहां पे वो अपना घर बनाते हैं. एंड ही गेट डाइड इन 1744 एट वेरी अर्ली एज. जस्ट इमेजिन, दिस मैन वाज बोर्न इन 1688 and now at the age of 44 he get died. So इनके लाइफ में मतलब what he wanted, society sometimes, you know, some society does not support you in a proper way, and sometimes for because of that reasons you become resented, you become a kind of you feel bad for the society, you feel bad, you think the society is not a good place to live in. तो हमको इनके लाइफ में ये चीज देखने को मिलता है, एंड दैट इज वेयर इट इज मतलब ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड टू डू समथिंग इन गुड इन द सोसाइटी. अब इनके वर्क्स पे आते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारे वर्क्स लिखे, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक, जो फेमस कहानी है रेप ऑफ द लॉक की. जो लॉक ऑफ द हेयर है, एक्चुअली यहाँ पे लॉक रेफर्स टू द लॉक ऑफ द हेयर. तो कैसे एक लेडी का लॉक ऑफ द हेयर कट कर दिया जाता है, दो फैमिलीज में लड़ाई हो जाती है, काफी झगड़ा हो जाता है. यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक मींस एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी इज्जत, आपके जो ऑनर है उसको जो है डिसहर्टन करने की कोशिश की जा रही है, या की जाने वाले एक प्रयास को रेफर करता है. तो यहाँ पर वही दो घटनाएं जिसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं एक सटायर है कि लोग किस तरह से जो है ना मतलब शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए लोग ज्यादा मतलब परेशान हैं. सोशल क्लाइंबर्स का यूज किया जाता है, छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो इन सभी चीजों पे यहाँ पे दिखाया गया है ये इस बुक में. ये बुक काफी अच्छा है, वी विल स्टडी दिस बुक समटाइम. तो डनसियर्ड है, सटायर एंड एपिस्टल्स, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये इनके काफी फेमस पोएट्रीज हैं. तो वी शुड हैव these things in mind. खासकर एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन पोएट्री ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में ये हमेशा आपके पास आ सकते हैं. तो क्लासिकल एज में हमने क्या पढ़ा कि अब रोमांटिक से एक शिफ्ट हुआ क्लासिकल एज के पास. इसके पहले का जो एज था वो सूडो क्लासिक था, सूडो क्लासिक से क्लासिक आया, पोएट्री प्रोजेक्ट फॉर्म लिया, इमेजिनेशन वगैरह सारी चीजें अब हट करके कहीं ना कहीं जो शिफ्ट था वो अब इंटेलेक्चुअलिटी पे, रियलिज्म पे, विट पे, ह्यूमर पे, इन सभी चीजों पे आ गया था. उसके बाद क्या था कि ये यहाँ पे पोएट्री का मकसद क्या था कि टू स्प्रेड मोरालिटी एंड इथिक्स एंड काइंड ऑफ दिस थिंग्स इन द सोसाइटी. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है ठीक होने लगी, मतलब बदलने लगी. एज ऑफ ड्राइडन के बाद जो एज ऑफ पोप था वो काफी हद तक रिफाइंड था, क्योंकि इट वाज अ प्योर काइंड ऑफ क्लासिकल पोएट्री. अब बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज एंड फॉल्ट्स और समथिंग मिसिंग इन द वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप. तो जब हम पोप की बात करते हैं तो ही वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, he was the representative poet of his age, but there are some pitfalls in his poetry. The first is that
he cannot sing. You cannot find melodies in his poems. आपको उनकी पोइट्री में लिरिकल क्वालिटीज नहीं मिलेगी, मेलोडीज नहीं मिलेगी. ही विल नॉट राइट वेरी क्रिएटिवली. आप बस एक सरफेस ब्रिलियंस देखोगे, ऊपरी ऊपरी तौर पे चीजें ठीक लगेगी. तो पहली डिफॉल्ट या पहली कमी इनकी ये है. सेकेंडली कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है कि हिज पोइट्री इज नॉट लिरिकल. इमेजिनेटिव फ्लाइट ऑफ फैंसी इमेजिनेशन है, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी जो कि शैली के पोइट्री में मिले, जो कि वर्ड्सवर्थ के पोइट्री में मिले, जो आपको एक नए लेवल तक ले जा सकती है. द रियल काइंड ऑफ पोइट्री इज द रोमांटिक काइंड ऑफ पोइट्री, ट्रांसेंड्स यू. तो इट टेक्स यू इनटू अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड. तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे पोइट्री जो है ग्राउंड टू अर्थ, जो रियलिटी है उस पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी. तो ये चीजें हैं. आपको जो है कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल अप्रोच दिखेगा, आपको इथिकल फिलॉसफी, मोरल सटायर, ये सारी चीजें दिखाएगी, जो कि आप एक काम एंड इम्पैशनेट एनालिसिस चाहिए साइंटिफिक मेथड के तौर पे. जैसे कि आपको एक तरह से आपको रियलिटी में रह करके चीजों को ऑब्जर्व करना, समझना है, जानना है, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन. ये लिखा ही गया है ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर कर सको, ताकि सोसाइटी में जो कमियां हैं उनको हम ठीक कर सके, उनको हम सुधार सके. थर्डली जब हम उनकी पोइट्री की बात करते हैं तो उनकी जो मोस्ट ऑफ द पोइट्री है वो सटायरिकल है. सटायरिकल पोइट्री जो है अपने आप में इट इज द काइंड ऑफ इन्फीरियर काइंड ऑफ पोइट्री. तो जो बेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री है वो उन पोइट्रीज को बोलते हैं जो लिरिकल इन क्वालिटीज है, जिसमें फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, हम जो है नेचर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सलिटी है. ये सारे चीजें को हम कंसीडर करेंगे कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री. तो इनकी पोइट्री में जो है यूनिवर्सलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफी लैक करता है. उसके बाद जब हम इनकी पोइट्री को देखेंगे, इट इज फुल ऑफ इल्यूजन्स, डिफरेंसेस जो कंटेम्पररी पर्सनालिटी एंड इवेंट से है. तो कुछ खास, इट इज कॉन्फाइंड टू सम प्लेसेस. जैसे ये मैंने बोला कि क्लासिकल एज जो था वो कॉफी हाउसेस और जो एक खास तरह के एक जो एक रूरल से हट करके जो एक अर्बन जो एक क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर वो चीजें जो है यूनिवर्सलिटी की वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है. रेफरेंस मिलेगा आपको, इल्यूजन्स मिलेंगे, एग्जांपल्स जोड़े मिलेंगे, आपको कंपैरिजंस मिलेंगे. तो ये सारी चीजें आपको इनकी पोइट्री में मिलेगी. चौथा जो है इनकी पोइट्री काफी लिमिटेड भी है बहुत सारे सेंस में. जैसे इनको ये मतलब ब्यूटी ऑफ जो नेचर है उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं. सोशल हार्मनी है, जो सोसाइटी में एक हार्मनी है, जो एक इन्वायरमेंट में एक हार्मनी है, वो मतलब काफी मिस करते हैं. इनके पोइट्री में वो चीज देखने को नहीं मिलता. जैसे मैंने कहा कि ये कॉफी हाउसेस अर्बन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज कॉल्ड टाउन पोइट्री. फैशनेबल सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो लंदन की उस समय जो थी. तो उस समय की जो लंदन की सोसाइटी थी वहां पे क्या बोला, सोशल क्लाइंबर्स हैं, लोग शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं दिस राइटर्स वेर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस पीपल. सो इन्होंने उस समय की आर्टिफिशियलिटी, वल्गरिटी, कोर्सनेस को दिखाया था. इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में आर्टिफिशियलिटी, वल्गरिटी, कोर्सनेस, ये सारी चीजें भूल मिल गई थी. एंड इट वाज वेरी प्रोमिनेंट इन द सोसाइटी ऑफ लंदन. तो इन्होंने कहा था, इनका एक बहुत अच्छा कोट है कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैंड. अगर आदमी को आपको समझना है तो आपको उन्हीं को समझना पड़ेगा. मैनकाइंड, अगर एक जो मानवता की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो इट इज बेटर दैट यू स्टडी मैन. व्हाइल स्टडीइंग मैन यू विल गेट द प्रॉपर एथिक्स एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ मैन. उन्होंने सोशल लाइफ को पढ़ा, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ हाई आर्टिफिशियल सोसाइटी को पढ़ा, और उन्होंने उन चीजों को रिप्रेजेंट किया अपने पोएट्रीज में. पांचवा अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है इपिक्स एंड ड्रामा आर द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री. तो ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या है? इपिक है, जहां पे हम हीरोइक डीड्स को प्रेजेंट करते हैं. एक हीरो होता है, वो हीरो वर्शिप उसकी की जाती है. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइक हीरोज इन हिंदी फिल्म्स. तो जैसे तो उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, क्लासिकल फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन होना, लिरिकल क्वालिटीज होना, ये है इपिक ड्रामा. तो ये सारे ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्रीज है. बट पोप में आपको इन सभी चीजों में कुछ देखने को नहीं मिलेगा.
आपको शेक्सपियर का जो ग्रैंडर है, जो ब्रेथ है, वो अप्रोच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिल्टन का जो एक हाईली क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इमेजिनेटिव फैकल्टीज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इटर्नल ट्रूथ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पावर ऑफ जो है कैप्चरिंग इन मेलोडी एंड मेटाफर, जो एक गुड ह्यूमर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमर जहां तहां आपको देखने को मिल सकता है, बट दैट इज वेरी कोल्ड, दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव इन नेचर। तो ये चीज है। तो हमने बहुत सारे उनके डिमेरिट्स की बात कर ली। नाउ कमिंग टू द मेरिट ऑफ हिज पोएट्रीज। तो ही वाज नॉट अ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पोएट्री, बट सेकेंड ऑर्डर पोएट्री में उनकी नाम आती है, उनका नाम आएगा। जैसे कि he was the kind of one of the greatest writer when we come to the writing of poets, which is writing of poems which is related to satirical poets poems की अगर हम बात करें तो satirical poems में Pope is one of the best writer who wrote in the age of classics। तो अब इनकी पोएट्री की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि करेक्टनेस ऑफ हिज डिक्शन, तो द यूज ऑफ वर्ड्स, the presentation of words in a very refined manner, very polished manner, and इस तरह से प्रेजेंट करना कि करेक्ट जो एक्सप्रेशन वो देना चाहते हैं वो इनके पास आता है। तो करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट ही वांट्स टू से, वो उन्हीं शब्दों में, परफेक्ट शब्दों में उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और ये काफी जो है पॉलिश्ड है, रिफाइंड है, बर्निंग है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा था खुद के बारे में, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांस ड्रेस्ड, व्हाट ऑफन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो दूसरे शब्दों में इनको हम ऐसे कह सकते हैं, ही डज नॉट केयर फॉर ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, मच ऑफ व्हाट ही सेज इज कॉमन प्लेस। तो वो जो चीजें कहते हैं एक्चुअली बहुत करेक्ट मैनर में कहते हैं, बहुत सही शब्दों से का इस्तेमाल करके वो कहते हैं। और सोसाइटी में जो चीजें हैं, जो एक मैनर है, जो मैनरिज्म ऑफ द सोसाइटी है, जो कस्टम ऑफ द सोसाइटी है, उन चीजों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया वो काफी ऑर्डर्ड है, काफी बैलेंस्ड है, काफी प्रॉपरली वो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, थॉट को लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये थॉट्स उनके काफी अरेंज्ड होते हैं, उनका स्टाइल जो है काफी क्लियर, प्रिसाइज और केयरफुल एनालिसिस से भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। व्हेनेवर यू विल गो थ्रू हिज पोएट्रीज, उनका स्टाइल काफी बैलेंस है, काफी करेक्ट है। तो वो चीजों को बैलेंस करते हैं। जब हम क्लासिकल पोएट्स की बात करेंगे तो वो वर्ड्स के साथ काफी मतलब एक अलर्ट रहेंगे, स्टाइल के साथ काफी अलर्ट रहेंगे, उनका जो पोएट्री वो काफी बैलेंस्ड होगा, प्रॉपर जो है राइमिंग हो गया, रिदम हो गया, उसके बाद जो मीटर्स हैं, मीटर्स को लेकर के ये काफी मतलब अलर्ट रहेंगे, ये कभी भी हल्का सा गलत नहीं होने देंगे। ही विल ऑलवेज फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय हिज क्लासिकल राइटर्स, जो उनके पहले हैं, वो जो है इन चीजों पे फोकस करेंगे। हर एक वर्ड को एक प्रॉपर जो है वेट देंगे, एक प्रॉपर वैल्यू देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी पोएट्रीज में आपको इंटेलेक्चुअलिटी देखने को मिलेगा, बीट देखने को मिलेगा और रियलिज्म देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो चीजें जो इनके पास आती है वो आपको मतलब जो एक क्लासिकल राइटर में आती है वो इनमें भी मिलेगा। तो अल्बर्ट ने इनके बारे में कहा था कि he was a kind of artist, a correct artist, one who shows a meticulous care to use the exact word in exact place। सही जगह पे सही वर्ड का इस्तेमाल करना, ये उनका मतलब एक क्वालिटी था। और उनका क्या, बेसिकली जो भी क्लासिकल राइटर है वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो हीरोइक कपलेट का ये लोग इस्तेमाल करते थे और बहुत ही परफेक्टली इस्तेमाल करते थे। एडमंड बर्के इनके बारे में लिखते हैं कि इन द मेकिंग ऑफ वर्ड्स इन पार्टिकुलर मीटर ही कल्टिवेटेड, पोप कुड स्कार्सली बी एक्सेल्ड। तो प्रॉपर मीटर के फॉर्म में हीरोइक कपलेट के इस्तेमाल में इनसे बेहतर शायद ही कोई हो सकता है। हिज हीरोइक कपलेट often his single line has a lucid, a strength, a wit, aptness that cannot be gauged। तो उनकी हीरोइक कपलेट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इवन उनका सिंगल लाइन दैट कैन बी पुट एज अ कोट,
उनके बाद अगर हम देखें तो इनके पास एक अलग चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। इनकी पोएट्रीज में स्टॉप्ड कपलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहा जाता है कि इन विच द सेंस स्टॉप्स विथ ईच कपलेट एंड डज नॉट रन ऑन टू द नेक्स्ट। रोमांटिक पोएट्रीज में क्या होता है कि आपको उस पोएट्री का पूरा सेंस लेने के लिए आपको आगे की पोएट्रीज, आगे की लाइंस पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इनकी बहुत सारी पोएट्रीज ऐसी है कि द फुल सेंस इज देयर इन द वन लाइन, इन द वन कपलेट। जो एक कपलेट, जो दो लाइंस की जो एक जो दो लाइन का एक कलेक्शन हुआ, उसको एक हम लोग कपलेट बोलते हैं। तो उनके कपलेट से ही आपको पूरा आइडियाज मिल जाएगा, और इनके कपलेट्स बहुत बार पढ़ने को मिलते हैं आपके स्कूल्स में। मतलब आई हैव गॉन थ्रू वन ऑफ द बुक्स ऑफ क्लास 8 or 9 and I found that they had to study those stopped couplet, means they are really blessed man। तो वो कपलेट्स आपको वहां पे पढ़ने को मिलता है। वो कपलेट्स मीन्स कि दो लाइंस की, जैसे कबीर के दोहे होते थे ना, इन द सेम वे इनके कपलेट्स है कि वो दो लाइंस में इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी कि मीन्स यू विल गेट अ ह्यूज मैसेज, राइट। तो करेक्टनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिनिश के बारे में पढ़ा, प्रॉपर फिनिश है, बैलेंस है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा नैरेटिव उनकी पोएट्रीज हैं, बट इट हैज दोज क्वालिटीज, तो वी कांट इग्नोर देम। हिज एपिग्राम एंड एफोरिज्म, तो हिज स्टाइल इज एपिग्रामेटिक, तो उनकी स्टाइल क्या है, काफी एपिग्रामेटिक है। तो एपिग्रामेटिक इन द सेंस कि जो भी पोएट्रीज वो लिखते हैं, जैसे कि वो उन्हीं में काफी मीनिंग होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कोटेशंस, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोबेबली नो पोएट हैज इनरिच्ड आवर लैंग्वेज सो मच एंड इक्विटेबल रेडली रिमेम्बर्ड सेइंग। तो मतलब इन्होंने लैंग्वेज को एक अलग लेवल दिया, एक अलग पहचान दिया, एक अलग लेवल पे ले गया। जैसे मैंने कहा था एपिग्रामेटिक मतलब क्या हुआ कि उनकी पोएट्रीज को हम एक कोट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके लाइंस को, जैसे फूल रस, इनके ये काफी फेमस है। इट कैन इवन कम इन योर एग्जाम्स लाइक नेट एग्जाम्स, केवीएस एग्जाम्स, एनवीएस एग्जाम्स, तो ये सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू रीड, तो मूर्ख वहां जाते हैं, मतलब जहां जाते हैं जहां एंजल्स जाने से डरते हैं, वहीं पे फूल्स जाएंगे। मतलब भाई जहां पे जाने के लिए मना किया जाएगा ना, वहीं पे मूर्ख लोग जाते हैं। टू इर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो भाई गुस्सा करना तो मानव का लक्षण है, लेकिन अगर कोई माफ कर देता है तो देयर इज नथिंग ग्रेटर देन टू फॉरगिव समवन। तो ये जो क्या दैविक गुण है, ये मींस इट्स अ काइंड ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड। इफ यू आर एबल टू फॉरगिव समवन मींस यू हैव गॉडली क्वालिटीज। तो ये सारी बातें इन्होंने लिखी एंड दीज आर रियली वेरी मीनिंगफुल इवन इन टुडेज वर्ल्ड। So just imagine how great a writer he was. The brilliance of his satire. तो satirical poetry की बात करें तो पोप से बड़ा कोई नहीं था, एंड मतलब इन्होंने ही पिन पॉइंटेड मेनी राइटर्स और उन्होंने अटैक किया। इनकी मतलब खूबी ये है ना कि आप किसी की बुराई करो और ये डायरेक्ट अटैक ना करके ये कि यूनिवर्सल अटैक भी हो और पर्सनल अटैक भी हो, तो इट बिकम अ वेरी वेल एंड इट बिकम वेरी मींस एक अलग लेवल का, एक ऊपर दर्जे का सटायरिकल पोएट्री लिखा करते थे, क्योंकि इनकी पोएट्री पर्सनल के साथ साथ इम्पर्सनल भी होती थी। मतलब एक यूनिवर्सल आइडिया भी होता था, एक पर्सनल से ऊपर, मतलब एक जो सबको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि देयर आर सम फॉल्ट्स इन योर लाइफ, आप कुछ गलती कर रहे हो, ये सोसाइटी गलत है, आपको इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो पर्सनल अटैक के साथ साथ ये जो है एक यूनिवर्सल अटैक भी करते थे। अब हम सटायर के रूप में हम जानते हैं कि ये काफी अच्छे थे, ये इन्होंने काफी एक्सेल किया। हिज केयरफुल वर्कमैनशिप ऑफन मेक हिज सटायर टच मोर अट्रैक्टिव देन ड्राइडन। तो ड्राइडन की पोएट्री से भी जो है काफी इफेक्टिव थी इनकी पोएट्रीज, इनकी क्रिएटिव राइटिंग्स। तो इन ऑफ कोर्स ये ड्राइडन के कंपेयर में ये बेहतर माने जाते हैं, और ये कहना है जॉन डेनिस का। So it is his approach and it is his opinion. Even I think that he is far better than him. Although इन्होंने काफी इंस्पिरेशंस मतलब लिए होंगे ड्राइडन से, और काफी सारी चीजें देखने को मिलती है कि वो कुछ चीजें हैं। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि सटायर के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है 18th सेंचुरी के। उनकी लिटरेरी मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से जो है ये जो राइटर्स थे, नॉट ओनली अलेक्जेंडर पोप बट ऑल द राइटर्स ऑफ हिज एज, इन्होंने फोकस किया विट पे, गुड सेंस पे, जीनियस ऑफ सटायर, करेक्टनेस एंड अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये रियलिज्म पे फोकस किए, जो चीजें हैं जैसी है उनको वैसे ही प्रेजेंट करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैशन और एंथुसियाज्म देखने को नहीं मिलेगा, इमेजिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, और आपको एक नया फॉर्म ऑफ पोएट्री देखने को मिलता है जहां पे पोएट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ प्रोजेइक यूज्ड फॉर मतलब making moral correctness in life. So let's hope you enjoyed this picture, you enjoyed this video. Okay, so thank you, bye bye.